हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट हो गया था, नाइट्रोजन कंटेंट हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे हम नाइट्रोजन, मतलब कि जो अगर जो वेस्ट वाटर हो गया हमारा उसमें अगर नाइट्रोजन कंटेंट है तो वो प्रदर्शित करता है ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ये तीन चीज चार चीजें आप देख सकते हैं, फ्री अमोनिया या अमोनिया नाइट्रोजन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब पॉल्यूशन रिसेंट है, नया है। एल्ब्यूमिनॉइड नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, तो ये कि जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी बिफोर डिकम्पोजिशन है स्टार्टेड। ठीक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नाइट्राइट पार्टली डिकम्पोज्ड कंडीशन, इसका हमने ये भी देखा था कि नील होना चाहिए। नाइट्रेट कोल्ड पॉल्यूशन फुली ऑक्सीडाइज, ये 45 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है। इससे ज्यादा होने पे ब्लू बेबी डिसीज जो मिथेमेक्लोमिनीमिया वो होता है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ फैट्स। मतलब ये तो जनरल बातें हैं, इस चीज को तो चाहे आप लिखना या मैंने पहले लिखवा चुका है। फैट्स और ऑयल, जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो अल्कोहल और ग्लिसरॉल के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहता है कि ये जो फैट्स ऑयल्स एंड ग्रीस हैं, ये कह रहा है कि भाई ये टॉप पे रहते हैं। जैसे ये, जैसे तेल के कण हो गए, फैट के कण हो गए, ये स्कम बना लेते हैं ऊपर की तरफ, और ये फिल्टर मीडिया को चोक कर देते हैं। मतलब कि जो भी आप फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, उसमें जैसे रेत का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्लॉग कर देते हैं। फिर तो इनका प्रॉपर डिटेक्शन और रिमूवल होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ फैट्स एंड ग्रीसेस इन वेस्ट वाटर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेपोरेटिंग इट एंड मिक्सिंग इट। ठीक, ये इसने बता दिया किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है, कि इवेपोरेट करो और रेजिडुअल जितने भी बचे हैं उनके साथ उनको हेक्सेन से मिला के, ठीक, इवेपोरेट करके। ठीक, ये सब इन्होंने जनरल तरीके बता रखे हैं। अभी आगे ये और डिटेल में हम देखेंगे। सल्फाइड, सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये क्यों बनते हैं भाई सल्फाइड और सल्फेट? जो सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस है उनके डिकम्पोजिशन से बनते हैं। इसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, जिसके कारण बैड स्मेल और डर आती है, और इससे कोरोजन ऑफ कंक्रीट फीवर पाइप होता है। ये चीज भी हम जानते हैं। जो एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो एयर की प्रेजेंस में काम करते हैं, और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों में काम करते हैं। वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और जो भी सीवेज में सल्फाइड के कंपाउंड होते हैं सबको ऑक्सीडाइज करते हैं, और इससे हमारा सल्फेट आयन बनता है जो कि स्टेबल होता है और अनऑब्जेक्शनेबल एंड प्रोडक्ट होता है। द इनिशियल डिकम्पोजिशन इज एसोसिएटेड विद H2S गैस। ये फिर वही बता रहा है कि जो सल्फाइड सल्फेट है उससे H2S गैस आपकी बनती है। अगला आता है DO। तो जो DO है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनके लिए जरूरी होती है। जो एरोबिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं जैसे मछली वगैरह उनके लिए जरूरत होती है। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे निर्भर करती है। हमने देखा था जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। मैंने बताया था जो तालाब है अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और अगर ऑक्सीजन 4 ppm से कम हो गई तो फिश सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज मोर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है डीओ कंटेंट कम हो जाएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डीओ दैट कैन रिमेन इसका सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन। सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन भाई कितने टेम्परेचर पे कितनी ऑक्सीजन हो सकती है उसको सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 4 ppm इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ फिश। अगर ऑक्सीजन 4 ppm से कम है तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी। द डीओ कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय विंकलर मेथड। विंकलर मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट कैसे निकाला जाता है, विंकलर मेथड से निकाला जाता है। अब आता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये चीजें आ जाती हैं हम, अब हमारी ये सारी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन डिमांड, सबसे पहले केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई डिमांड किसके लिए? ऑक्सीजन की डिमांड, और वो भी क्यों? ऑक्सीजन की डिमांड, जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। केमिकल होती है, थ्योरेटिकल होती है, बायोकेमिकल होती है, ये सब अभी हम देखते हैं। ठीक, देखो सीओडी टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करती है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वेस्ट वाटर में,
ठीक है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले, ठीक, देखो इसमें इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप ऐसे समझो, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं BOD। ठीक, अब आपका ये तो हो गया बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए हो गया आपका COD। ठीक, BOD के केस में क्या होता है, जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल है साधारणतया हवा से या पानी से जितनी भी मिल रही है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जा रहा है। अब आप आ जाते हैं COD पर। अब ऐसा ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है जो वातावरण की ऑक्सीजन से डिकम्पोज ना हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम केमिकल मिलाते हैं पानी में, जबरदस्ती ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो वो कहलाई जाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अब देखो यही चीज, ठीक, इसमें जो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन एसिडिक मीडियम। जो एक एसिडिक मीडियम है उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज बीन फाउंड टू बी एन एक्सीलेंट फॉर दिस पर्पस। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट उस सॉल्यूशन में मिलाओगे जहां पर भी आपको ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना है। ठीक, और इसको डाइक्रोमेट ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। COD माइनस BOD बराबर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक। ठीक, अगर COD में से BOD घटा दी जाए तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मिलेंगे। BOD बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन होती है, COD नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद आता है हमारा, वो तो ठीक है, हमारा BOD कहाँ, क्या का कहाँ गया फंडा, ये रहा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आगे है। अब देखो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जो हम थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन की डिमांड निकालते हैं, जो मतलब हमारा जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके हिसाब से जो हम ऑर्गेनिक कंटेंट निकालते हैं वो, द केमिकल फॉर्मूला एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑल। जैसे आपने वो देखी होगी, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है ना, क्या होती है, C6H12O6 प्लस, क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि ऑक्सीजन होता है इधर, CO2 बराबर कुछ बनता है 6O2 प्लस समथिंग 6H2O प्लस, जो भी है मतलब जो भी इक्वेशन होती है। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो आपका पेड़ पौधा है उसमें वो कितना है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर कितना है या ग्लूकोज कितना है या जो भी है। तो आपको इसमें दिख गया कि भाई कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेट करते हो तो इसको हम थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक, देखो, देखो यदि केमिकल फॉर्मूला एंड क्वांटिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज, जो भी आपका सीवेज है उसमें जितने भी केमिकल है उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका केमिकल फॉर्मूला, क्वांटिटी कितनी है, तो इसलिए आप एग्जैक्ट ऑक्सीजन डिमांड पता लगा सकते हो और उसको आप फॉर्मूले से या ये क्या लिख रखा है, स्टोशियोमेट्रिकली, मतलब ये वही तरीका होता है कुछ फॉर्मूला वगैरह से, और इसी को हम थ्योरेटिकल कहते हैं। साधारणतया क्या होता है, COD और थ्योरेटिकल बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा आप ध्यान रखें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बड़ी होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, जो कि बड़ा होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, जो कि बड़ा होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक, ऑर्गेनिक कार्बन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट। ठीक, अब आप इन्होंने इन्होंने एक एग्जांपल दिया है,
देखो हाँ, ये वो आ गई रिएक्शन ना। अब देखो इस एग्जांपल में इसने क्या दिया है, आपको निकालना है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड द ऑर्गेनिक कार्बन कंसंट्रेशन दैट कंटेन्स 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज एंड 25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ बेंजीन। ठीक। तो ग्लूकोज की जो रिएक्शन है वो ये है, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2। बेंजीन की ये रिएक्शन है, तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी हमारी। देखो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कितना कार्बन है हमारे पास, ये है और ये है। देखो 192, देखो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये वाली जो इक्वेशन है, जो पहली वाली इन्होंने लिखी हुई है वो ये है, C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, 16 दूनी 32। ठीक है। हाँ, और 32 की अगर हम 6 से गुना कर दें, 6 दूनी 12। ठीक। और अगर आप इसी तरह से इसका निकालोगे तो मुझे लगता है इसका आएगा C6H12O6, 12×6 = 72, 12, 16×6 = 96। जोड़ना बेटा कितना आता है, ये 200 आएगा। ठीक है। 2 4 6 7 और 1 8। ठीक। अब देखो आप ये देखो, 200 ग्राम ये 192 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक। 200 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करता है, 192 के साथ। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 192/200। इसी हिसाब से कितना है हमारे पास, ये 200 मिलीग्राम है। ये जोड़ के देखना बेटा, मैंने गलत तो नहीं जोड़ दिया। तोड़ दो, 4, 4 6 10 का 0, हासिल लगा 1 7 और 1 8, 8 और 1 9 9, बेटा 180 आता है ये जोड़ के। ठीक है। ठीक। तो 180 ग्राम 192 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम 192/180 के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसी प्रकार 200 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 192/180 गुणा 200। ठीक। इसी हिसाब से आप इसका निकाल लो, सीसी कैस्टल, ये आपका इतना आ जाएगा। इस इक्वेशन के अनुसार ऐसे निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 290.2 मिलीग्राम पर लीटर। और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन आप निकालोगे, वो कैसे निकलेगा, 72/180 गुना ये, 72/78 गुना 25। देखो ऑर्गेनिक कार्बन का क्या मतलब है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ये कितना हो गया, 72। ये कितना हो गया, 72। अब आप ऐसे देखो, 72 ग्राम कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 180 ग्राम। ठीक है, नहीं 180। इसमें तो सिर्फ हम कार्बन की क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना। इसमें देखो कैसे कर रहा है ये। देखो जैसे ये है C6, मतलब 72 कार्बन। तो 72 कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 180। ठीक। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पूरे कंपाउंड में, या बस आप ऐसे समझ लो, टोटल इसका वेट है 180, उसमें कार्बन कितना है, 72। ठीक है बेटा। तो आप ऐसे समझ लो 180 ग्राम टोटल कंपाउंड है, इसका टोटल वेट 180 ग्राम है, इसमें 72 ग्राम कार्बन है। तो 200 में कितना होगा, 72/180 गुणा 200। जस्ट आप कार्बन की मात्रा निकाल रहे हो, ठीक इसी प्रकार से इसमें, इसमें 72 कार्बन है और टोटल वेट 78 गुणा 25 मिलीग्राम पर लीटर, तो इस तरीके से निकाला जाता है।
ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बताओ, जय क्लियर है? अब हम चलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे, ये इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले इसके नाम से ही देखो, नाम, अधिकतर चीजें तो नाम में ही लिखी गई हैं। मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ये? ऑक्सीजन की डिमांड है। मतलब कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है, उसे कितनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए। अब बायोकेमिकल का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल। बायोकेमिकल इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो आपको बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए है। वही एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन, जो आपका एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन है उसके लिए। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल बाय एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन। ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज exerted by three classes of material। ऑक्सीजन डिमांड कैसे एग्जर्ट की जाती है? तीन क्लासेस ऑफ मटेरियल होती है। सबसे पहला होता है कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक। जो आपके कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ऑक्सीडाइजेबल नाइट्रोजन। ठीक है, देखो ये किस कारण से ऑक्सीजन डिमांड पैदा होती है, ये उसकी बात कर रहा है। कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, देखो हर चीज कार्बन से मिलकर बनी है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, पेड़ पौधे पत्ती, ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम उनके मॉलिक्यूल पे जाएं तो वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो अगर वो डिकम्पोज हो रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा, ऑक्सीडाइजेबल नाइट्रोजन डिराइव फ्रॉम नाइट्राइट। अब पानी में नाइट्राइट का कण भी होता है, अमोनिया होते हैं और अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक। इनके लिए भी आपको ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है। ठीक। और केमिकल रिड्यूसिंग कंपाउंड जैसे आयरन सल्फाइड सल्फाइड, ये भी। ठीक। तो नियरली ऑल ऑक्सीजन डिमांड इज ड्यू टू कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर। देखो 99% जो डिमांड है वो आपकी कार्बन के कारण रहेगी, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन के कारण रहेगी और बहुत ही कम इसके कारण रहेगी। तो बीओडी जो हम लेते हैं, बस हम ये मान के चलते हैं कि भाई कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मटेरियल निकाल लिया, सब निकाल लिया। ठीक। देखो, अब ये क्या कह रहा है? अगर आपको नाइट्रोजनस मैटर इज टू बी रिमूव, अब जो आपकी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है उसमें आपकी ऑक्सी कार्बन वाली बीओडी भी होगी और नाइट्रोजन वाली बीओडी भी रहेगी। तो अगर आपको पता चलता है कि भाई जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसमें नाइट्रोजनस मैटर भी है, तो नाइट्रोजन डिमांड भी आप निकालेंगे। इसको एनबीओडी कहा जाता है। एनबीओडी का मतलब वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो नाइट्रोजन संबंधित कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस मैटर टू नाइट्रेट, लिख लेना इसको भी। Removal of nitrogen from the system is achieved by first oxidizing the nitrogenous organic matter to nitrate and then denitrifying the nitrate to release nitrogen gas out of the। ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारा नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम पहले नाइट्रेट में परिवर्तित करेंगे और फिर नाइट्रेट को हम नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे और वो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, ये एक स्पेशल नोट था, चाहो तो इसे नोट कर लेना, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। अब बात आती है बीओडी किस तरह से निकाली जाती है। बीओडी कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो, देखो बेटा, इसको जरा देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। हाँ जो देखो, बीओडी कैसे निकालते हैं?
देखो, बीओडी को डिटरमाइन करने के लिए इज डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग अ नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर विद अ नोन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड प्योर वाटर। मतलब क्या हुआ इस चीज का? जैसे आपके पास वेस्ट वाटर है, ठीक है, आपने 5 ml वेस्ट वाटर लिया, ठीक, और 95 ml ये हो गया वेस्ट वाटर, ये हो गया प्योर वाटर, ठीक, एंड देन कैलकुलेटिंग द डीओ ऑफ दिस डाइल्यूटेड सैंपल। ठीक, आपको क्या पता था? जो वेस्ट वाटर है, ठीक, और इसकी, इन दोनों की आपने डीओ पता है। ये जो पहले तो इसको डाइल्यूट किया। अब देखो, 5 ml आपने वेस्ट वाटर लिया, 95 ml आपने प्योर वाटर लिया, ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा, ठीक। द डाइल्यूटेड सैंपल इज देन इंक्यूबेटेड फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हम इस सैंपल को रख देंगे ओवन में 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के लिए, ताकि जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी 95 ml में, वो इस वेस्ट वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के काम आ जाए। The DO of the diluted sample after this period of incubation is again calculated. तो फिर दोबारा से आप क्या करते हैं? DO को कैलकुलेट करते हैं। The difference between the initial DO value and the final DO value will indicate the oxygen consumed by the diluted sewage sample in 5 days। जो 5 ml थी, इसकी प्रारंभिक DO जो आपने शुरुआत में कैलकुलेट करी थी, मान लीजिए वो थी 30, और इनक्यूबेट करने के बाद कितनी हो गई? मान लीजिए 20। तो मतलब इसने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करी? 10 यूनिट इसने कंज्यूम करी, ठीक। द बीओडी इन पीवीएम इज देन कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। बीओडी और बीओडी 5 का मतलब होता है 5 दिन की बीओडी हम करते हैं। डीओ कंज्यूम्ड इन द टेस्ट बाय डाइल्यूटेड सैंपल, कितनी डीओ उसने कंज्यूम करी? वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल जो कि हो गया 100, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सी सैंपल वो हो गया 5, ठीक। और इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन से। द सैंपल इज डाइल्यूटेड विद डाइल्यूशन वाटर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 5। जो आप इतना पानी उसमें मिलाते हो ताकि उसके पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहे। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा तो नहीं है, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे? जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई वेस्ट वाटर सैंपल है, ठीक। जो आपका वेस्ट वाटर सैंपल है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक, उसकी डीओ इनिशियल है डिजॉल्व ऑक्सीजन। आपने विंकलर मेथड से इसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाली, वो थी मान लीजिए 2 मिलीग्राम पर लीटर। और वेस्ट वाटर सैंपल आपने कितना लिया? 5 ml, ठीक। फिर आपने प्योर वाटर लिया। प्योर वाटर जो लिया आपने 95 ml, इसकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो थी मान लीजिए 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। फिर आपने इन दोनों को मिला दिया, इसको और इसको जब आपने मिलाया तो टोटल कितना हो गया? 95 प्लस 5 बराबर 100 ml हो गया, ठीक। अब क्या होता है? देखो, अब डीओ कितनी कंज्यूम हुई, अब इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं हम लोग। देखो, डीओ कंज्यूम्ड इन द टेस्ट बाय डाइल्यूटेड सैंपल। अब जब आपने इन दोनों को मिलाया, ठीक है, 100 ml कर दिया और इसको 5 दिन बाद के लिए रख दिया, तो डीओ फाइनल कितनी हो गई? जो आपका टेस्ट सैंपल है वो हो गई आपकी
8 mg/L। ठीक, ये सारा डेटा है दिया हुआ आपको। अब इसमें हम BOD5 अगर निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा? देखो BOD5 है DO इनिशियल। देखो, देखो क्या दिया, DO कंज्यूम्ड इन द टेस्ट बाय द डाइल्यूटेड सैंपल। जो डाइल्यूटेड सैंपल था उसने कितना DO कंज्यूम किया। देखो भाई, ये कैसे निकालोगे? जो आपका डाइल्यूटेड सैंपल है, एक चीज और बतानी रहेगी इसमें, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो DO कितनी हो जाएगी, वो कैसे निकलेगा? देखो, या ये चीज या तो दी हुई होती है, जब आप मिक्स करेंगे तो अब ऐसा होता है, वेस्ट वाटर सैंपल की DO है 2 mg/L और जो प्योर वाटर है उसके 10 mg/L। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो इन दोनों के बीच की एक DO आएगी। ठीक, अब या तो वो दी हुई होगी और अगर नहीं दी हुई होगी तो इस तरह से निकाला जाएगा। देखो, जो वेस्ट वाटर सैंपल है, 2 × 5 इसकी और इसकी गुणा प्लस 10 × 95 बटे 5 प्लस 95। ठीक, तो जो आपका मिक्सचर है उसकी DO कितनी हो गई? ये बराबर हो गया 10 प्लस 950 बटे 100, 960, 9.6। ठीक, मिक्सचर की DO हो गई 9.6 और फाइनल DO कितनी हो गई उस मिक्सचर की? 8 mg/L। ठीक, तो DO कंज्यूम कितनी करी? 9.6 माइनस के 8। और आपने डाइल्यूशन कितना किया? 5 ml सैंपल था, उसको बढ़ा के 100 ml कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर। मैंने गलत तो नहीं लिखा? डाइल्यूशन फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड, उल्टा लिख दिया मैंने। ये आपका जो आएगा 20, सॉरी, ये आएगा आपका 5 ml सैंपल पहले था और फिर बाद में आपने 95 ml इसमें जोड़ दिया। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी BOD5। 9.6 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 1.6 टू 100 बटे 5, 20। 20 × 1.6, 32 mg/L। इतनी DO उसने कंज्यूम करी। आगे बात समझ में? ठीक है बेटा, इस उदाहरण को भी आप नोट कर लेना। ठीक, या जैसे कुछ छोटा से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जैसे डाइल्यूशन फैक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि एक वेस्ट वाटर सैंपल है, ठीक, उसका इनिशियल वॉल्यूम था 10 ml। ठीक, और इसमें आपने प्योर वाटर मिलाया, कितना? लेट से 200, 390 ml। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा, बताओ? इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं छोटे छोटे। हाँ भाई अजय, क्या होगा डाइल्यूशन फैक्टर? देखो, डाइल्यूशन फैक्टर सिंपल, देखो वेस्ट वाटर का जो सैंपल है वो है 10 ml। ठीक, और जो प्योर वाटर है वो है 390 ml। डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। इसको देखो, डाइल्यूशन फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे? जो अनडाइल्यूटेड है, ठीक, जो प्रारंभिक जो वेस्ट वाटर था 10 ml था, उसे लिख लो नीचे। उसके बाद आपने 10 ml में कितना जोड़ दिया? 390 ml।
और जोड़ दिया भाई, इन दोनों को मिक्स किया तो ये वाली चीज नीचे आ जाती है और इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 400/10, कितना हो गया? 40। इसे बोलते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। या आप ऐसे समझ लो भाई, वेस्ट वाटर सैंपल था 10, फिर इसमें आपने पानी मिलाया तो 10 का आपने क्या कर दिया, 400 कर दिया। तो 10 में अगर आप 40 की गुणा करोगे तो 400 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने 40 गुना इसको डाइल्यूट कर दिया या 40 गुना इसका आयतन बढ़ा दिया साफ पानी मिला के। ठीक। अब अगली बात आती है, जब आपने, देखो, अगली बात क्या आती है, जब आपने 10 ml सैंपल था वेस्ट वाटर, प्योर वाटर था आपका 390 ml, टोटल हो गया 400 ml, डाइल्यूशन फैक्टर आपने अभी अभी निकाला 40। अब आप ये देखो, जो आपने पानी को, वेस्ट वाटर और प्योर वाटर को जैसे ही आपने मिक्स किया, मान लीजिए इसकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन आती है वो आती है 4 मिलीग्राम पर, या आप ऐसे समझ लीजिए वो आती है 8 मिलीग्राम/लीटर। ठीक है। फिर आप इसको क्या किया, आपने इसको 5 दिन के लिए छोड़ दिया इसी 400 मिलीलीटर को। अब फिर दोबारा आपने चेक किया, भाई ये जो ऑक्सीजन है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के काम आई होगी। तो पहले जो 8 मिलीग्राम/लीटर थी, अब वो घट के कितनी हो गई, मान लीजिए होगी 4 मिलीग्राम/लीटर। अब यहीं से हम बीओडी कैलकुलेट कर लेंगे। बीओडी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कंज्यूम कितनी हुई, भाई कंज्यूम हो गई 8 में से 4 घटाओ, 8 माइनस के 4, और डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, 40। तो ये 160 मिलीग्राम/लीटर हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। इतना आ गया समझ में? ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसके बाद आती है, इसको बोलते हैं कार्बोनेशियस डिमांड। और अब देखो, ये बीओडी का कर्व है, इस कर्व को बनाना आप। ठीक। अब जो हमारा जो पानी होता है उसमें कार्बन कार्बन कंपाउंड भी होगा और वैसा भी होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर आपका कार्बन से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजन भी हो सकती है उसमें, मतलब नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। ठीक। तो इसने जो डिमांड है, जो ऑक्सीजन डिमांड है, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया जिसकी हम बात कर रहे थे। पहला जो हिस्सा है वो है कार्बन के कारण, और दूसरा जो हिस्सा है वो है नाइट्रोजन के कारण। ठीक। तो हालांकि हम बस यहीं तक का देखते हैं, 1 मिनट। जो बीओडी है, यूजुअली मीन द फर्स्ट स्टेज बीओडी। जो हम बीओडी की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज बीओडी, इसको बोला जाता है। ये जो आपने कर्व देख रखा है, ठीक है, इस कर्व के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसी यहाँ तक के पार्ट के लिए पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो समझाने के लिए बच्चों को कि भाई बीओडी के भी दो हिस्से होते हैं, एक कार्बोनेशियस होता है, एक नाइट्रोजनेशियस होता है। ठीक। देखो अब ये क्या कह रहा है, जो नाइट्रोजनस डिमांड स्टार्ट्स ओनली आफ्टर, ये बात आप लिखते चले जाएंगे। जो नाइट्रोजनस डिमांड है, मतलब पहले जो ऑक्सीजन डिकम्पोज करती है, पहले वो कार्बन मैटर को डिकम्पोज करेगी, उसके बाद नाइट्रोजनस मैटर को डिकम्पोज करेगी। 5 से 8 दिन के बाद स्टार्ट होती है। बिकॉज द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इज स्लो, क्योंकि जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है वो बहुत धीरे रिप्रोड्यूस होते हैं, या 5 से 8 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक। इसने कुछ नोट में बता रखा है, जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। हाँ बेटा, तो जो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, दे डिराइव कार्बन फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो कार्बन लेते हैं और वो अपनी ग्रोथ करते हैं। दे हैव टू स्पेंड एनर्जी इन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू सी। दस एनर्जी दिस एनर्जी बिफोर देयर रिप्रोडक्शन इज लेस, देयर बाय ग्रोथ ऑफ प्रोटीन। कार्बोनेशियस मैटर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, कार्बोनेशियस हेटरोट्रॉप्स। कई बार ये चीज भी पूछ ली जाती है कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं और हेटरोट्रॉप क्या होते हैं। दे डिराइव कार्बन फॉर ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली, हेंस। देखो अब एक्चुअली क्या है, जो हेटरोट्रॉप है
जो कार्बोनेशियस मैटर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो कार्बन के मैटर को ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, अब उनको डायरेक्ट कार्बन कहाँ से मिल जा रहा है? ऑर्गेनिक मैटर से मिल जा रहा है। ठीक, तो इसलिए उनको कार्बन को इकट्ठा करने में अपने खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, उसे थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड को से कार्बन खींचना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप का हमें मतलब आ गया समझ में। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। अगला देखो, रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स मतलब किस तरह से रिएक्शन चलती है। ठीक, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। अब देखो ये इसने क्या प्रदर्शित किया हुआ है, देखो जैसे कोई हमारा वेस्ट वाटर सैंपल है, इस रिएक्शन को आप लिखेंगे, इस डायग्राम को आप बनाएंगे। क्या कह रहा है ये? ठीक है, अब ये क्या, देखो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, और ये देखो बेटा क्या कह रहा है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता चला जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। यही बात इसने यहाँ पर बता रखी है, देखो समझ रहे हो? जैसे आपका वेस्ट वाटर है, 5 ml वेस्ट वाटर है और 95 ml प्योर वाटर है। ठीक, ये वेस्ट वाटर हो गया, ये प्योर वाटर हो गया। जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो एक ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ठीक है, आपने प्योर वाटर, भाई देखो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, इंसान जो भी वेस्ट मटेरियल पैदा करता है, जितना भी हमारा सीवर है, सीवेज है, कहाँ जाके मिलता है? जाके मिलता है नदियों में, नालों में। तभी तो गंगा की और यमुना की ये बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि भाई सीवेज वाटर जो है सीधा का सीधा पानी में छोड़ देते हैं हम। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसको एडजस्ट कर लेता है, उसका जितना भी वेस्ट है वो सब ठीक कर लेता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, मान लीजिए आपने जैसे ही वेस्ट वाटर को साफ पानी में मिलाया, तो इन दोनों की जो ऑक्सीजन थी, मान लीजिए 10 mg/लीटर थी। ठीक है, चलो अच्छा मुझे कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है, ये जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये रिएक्शंस आपकी नीचे की तरफ चलने लगेगी धीरे धीरे। ठीक, मतलब क्या होता है, 10 mg/लीटर ऑक्सीजन थी, अब ये ऑक्सीजन को ऑर्गेनिक मैटर खाना स्टार्ट करेगा, या ऑक्सीजन अपने आप का इस्तेमाल करके कार्बन को डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगी। 10 है, 10 के बाद ये रह जाएगी। ठीक है, 10 के बाद ये 9 हो जाएगी, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, इस तरीके से। तो ये जो कर्व है किस चीज को प्रदर्शित करता है, कि ऑक्सीजन किस तरह से कम होती चली जा रही है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। ठीक, जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होगी वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म होता चला जाएगा। अब या तो ये कह लो कि भाई ऑक्सीजन खत्म होती चली जा रही है, या ये कह लो कि ऑर्गेनिक मैटर हमारा खत्म होता चला जा रहा है। आगे बात समझ में बच्चे? ठीक है, ये ग्राफ आ गया समझ में? ठीक, अब इसके बाद आती है इस ग्राफ की इक्वेशन। ये आपका कौन सा ग्राफ कहलाता है? हाँ, ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ को बोलते हैं, वो जो चिक्स लॉ पढ़ा था ना, वही वाला ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। देखो, एल टी, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। एल टी क्या है? एल टी रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसी समय टी पर। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, डी एल टी बाई डी टी बराबर माइनस के एल टी। ये क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है? देखो बेटा, ये प्रदर्शित करना चाह रहा है डी एल टी बाई डी टी, चेंज इन ऑर्गेनिक मैटर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब कि कितना ऑर्गेनिक मैटर समय के साथ खत्म होता जा रहा है, या कितना डिकम्पोज होता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएलटी। क्या मतलब है, ये सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा या जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी, उतना ही ज्यादा उसी उतनी ही जल्दी वो उसको खत्म करेगा। मतलब कहने का क्या हुआ, देखो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन या ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा है,
यहाँ पर जो रेट है डिकम्पोज होने का वो सबसे तेज है, ढाल देखो, स्लोप। ठीक है, सबसे तेज स्लोप यहाँ पर है। तुरंत ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, तुरंत ऑर्गेनिक मैटर आपका कम होता चला जा रहा है। यहाँ पर जो ढाल है, स्लोप है, कम है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है आपका डिकम्पोज हो चुका है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर आपका बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ही थोड़ा बहुत बच रहा है। तो ऑक्सीजन भी अब थोड़ी ढीली पड़ जाती है कि चलो अब तो ये थोड़े बहुत ही बच गए, तो अब ज्यादा इसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम डिकम्पोज कर लेंगे। तो ये इक्वेशन इसी को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ही जल्दी वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगी, और जितनी कम ऑक्सीजन होगी उतना ही वो कम डिकम्पोज करेगी या धीरे डिकम्पोज करेगी। इतना हमने समझ लिया। अब ये जो के है इसको रिएक्शन कांस्टेंट बोला जाएगा। इन्होंने फिर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज गिवन मोर देन नॉर्मल इट इज इनटू दैट इज, ठीक। देखो, अब ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज में दी जाती है। देखो, अधिकतर नॉर्मल रेंज ऑफ बीओडी फॉर म्यूनिसिपल सीवेजेस, जो म्यूनिसिपल सीवेज है आपका 200 से 500 मिलीग्राम तक लीटर की, इस बात को हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो केडी है, जो ये जो वैल्यू है के किस तरह से निकाली जाती है उसकी बात कर रहा है। तो यार ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको, अब इस चीज को छोड़ दो, के की वैल्यू आपको दी हुई होती है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, अभी हमारा मामला खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी तो और भी है वैसे इसमें। अभी बेटा क्या है, एक पेज इसमें गायब हो गया, पेज नंबर 7। ये है, देखो ये रहा। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बाद ये वाला पेज है। फिर इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आपका ये आया, एल टी बराबर एल नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या प्रदर्शित करती है, ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है इस वाले ग्राफ को, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद आता है, इसने लॉग जो बेस है उसको, ये ई की पावर में चल रहा है। ठीक, फिर इसने इसको किस चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, लॉग बेस 10। देखो, कहीं किसी भी इक्वेशन में अगर ई है, ई लिखा हुआ है, लॉग बेस ई चल रही है, और अगर हम लॉग बेस 10 में उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज आ जाती है 2.303। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपकी इक्वेशन आ जाती है ये आ जाती है। ठीक है, अब आप देखते चलो, जो दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात आपको क्या याद रखना है, ये ग्राफ याद हो गया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमारी ये इक्वेशन आई, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, कुछ छेड़खानी नहीं करी, तो ये इक्वेशन आई। अब बेस ई चल रहा है, और बेस ई की जगह अगर हम बेस 10 कर देते हैं तो के की जगह क्या आ जाता है, के डी आ जाता है। ठीक है, और के और के डी में क्या रिलेशन होता है, जो आपका के डी है बराबर होता है के अपॉन 2.303। देखो, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ भी। ठीक है बेटा, अब आप ऐसे समझो, जो हमने ग्राफ देखा था अभी, यहाँ पे मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर या ऑक्सीजन था 100, यहाँ पर किसी समय बाद ऑक्सीजन की मात्रा हो गई 20, तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो गई, 80। क्यों भाई अजय, इसमें से आपने इसको घटा दिया, तो ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी हुई, 80, या ऑक्सीजन डिमांड कितनी हुई, 80। तो बस यही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल नॉट। इसको क्या बोलते हैं, किसी समय टी पर कितना ऑर्गेनिक मैटर या कितनी ऑक्सीजन है। तो बेसिकली बीओडी हो गया आपका एल नॉट माइनस एल टी। ठीक, एल नॉट
मतलब प्रारंभ में ऑक्सीजन की मात्रा, और एल हो गया एल नॉट 10 की पावर माइनस के के डी, जो भी अभी आपने थोड़ा सा निकाला। तो बीओडी टी किसी समय टी पर, ये फॉर्मूला आपका अल्टीमेटली बनकर आ जाएगा। बीओडी टी बराबर एल नॉट 1 - 10 की पावर माइनस के डी टी। ठीक है। और के डी इज इन टर्म्स, मतलब पर डे इसकी यूनिट होती है, और टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ये चीज वेंट ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, ये भी काफी पूछी जाती है। अब मान लीजिए जो आपको केडी दिया हुआ होता है, केडी 20 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ होता है, मान लीजिए वो 30 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केडी 20 में। ठीक है, ये इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन आप याद रखो। इसको हम डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। केडी की वैल्यू ये सब होती है। टैप वाटर के लिए ये, सरफेस वाटर के लिए, म्यूनिसिपल वाटर के लिए, ट्रीटेड सीवेज के लिए ये। ठीक है, ये सब नहीं याद करना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे केडी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या फर्क आता है। ठीक है, बीओडी का कर्व आपका ये है। आप चाहो तो इसको नोट करना, नहीं तो आप जैसे देखो, केडी रिएक्शन कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बढ़ने का रेट भी बढ़ जाता है। मतलब जैसे K1 है, ये सबसे कम है, तो ऑक्सीजन जो कंज्यूम कर रहा है धीरे कर रहा है, फिर और तेज कर रहा है, फिर और तेज कर रहा है, इस तरीके से ही चलता है। ठीक है बेटा, तो चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो जरा। ठीक है, इतना हमें आ गया समझ में ये सारी चीजें। थोड़ा सा इसमें अभी और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस पर आ जाते हैं। देखो, वैल्यू अभी के की वैल्यू, के डी की वैल्यू अभी हम समझ जाएंगे कि अगर नॉर्मल रेंज में दी हुई है या ई में दी हुई है। देखो, साधारणतः नॉर्मल रेंज में दी हुई होती है, या फिर 2.303 से डिवाइड करके दी हुई हो। अभी इसको हम वो कर देते हैं, बीओडी की रेंज इतनी होनी चाहिए। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट और रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये हम अभी देखेंगे क्या होता है। अभी पहले आप इस क्वेश्चन को करो। हाँ जी, आया समझ में। देखो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड ऑन 3% डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर। 3% डाइल्यूशन का क्या मतलब है, चलो अभी देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डी ऑफ एरेटेड वाटर, जो आपने एरेटेड वाटर इस्तेमाल कर रखा था, ठीक है, उसकी 3 मिलीग्राम पर लीटर है। डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, कितना है, 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। जो आपने साफ पानी मिलाया था उसकी थी 3 मिलीग्राम पर लीटर, और घटकर कितनी हो गई, 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। और जो ओरिजिनल सैंपल था उसकी थी 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। ओरिजिनल सैंपल मतलब ये वेस्ट वाटर सैंपल हो गया, ये प्योर वाटर हो गया, और उसके बाद इतनी बची। 5 डे बीओडी कैलकुलेट करनी है और अल्टीमेट बीओडी कैलकुलेट करनी है। केडी आपको 0.1 पर डे दिया हुआ है। ठीक, अब देखो 3% डाइल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब 3 ml सैंपल को आपने 97 ml प्योर वाटर में मिलाया है। 3% का मतलब क्या होगा, 3/100। 3 हिस्से वेस्ट वाटर के और 100 टोटल के, मतलब 3 ml आपका सैंपल हो गया वेस्ट वाटर का, और 97 ml आपका कितना हो गया, प्योर वाटर हो गया। तो अब आपको देखो, जो आपका डाइल्यूटेड सैंपल है, देखो आपको क्या पता है, 5 दिन के इंक्यूबेशन के बाद कितनी डीओ हो जाती है, 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन शुरुआत में कितनी थी उस सैंपल की, वो नहीं पता। तो इसलिए हमें डाइल्यूटेड सैंपल की, कि जैसे ही आपने वेस्ट वाटर में साफ पानी मिलाया तो आपने डाइल्यूटेड सैंपल की डीओ निकाली। कैसे निकलेगी, देखो दिया हुआ है। देखो 3 ml आपका सैंपल था, उसकी डीओ कितनी थी, 0.6, तो 3 में गुणा कर दी 0.6 की। 97 आपका साफ पानी था, उसकी जो डीओ थी कितनी थी, 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बटे 100, 100 मतलब 3 + 97 = 100। तो कितना आ गया, 2.928 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये थी आपकी स्टार्टिंग की डीओ। अब जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने किया कि भाई 5 दिन के बाद कितनी डीओ रह गई, आप 0.8,
ठीक है, तो देखो 2.928 में से आपने 0.8 घटाया, ठीक है, और डाइल्यूशन फैक्टर की आपने यहाँ पर गुणा कर दी। देखो 3 ml का आपका सैंपल था, पानी मिला के आपने कितना कर दिया 100, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया 100/3 बराबर 70.9 मिलीग्राम पर लीटर। ये निकल गई आपकी बीओडी 5। ठीक, अब आपको अल्टीमेट बीओडी निकालनी है। अल्टीमेट बीओडी का निकालने का क्या, देखो एल नॉट जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एल टी पढ़ा था अभी, एल टी बराबर क्या होता है, एल नॉट 1 - 10⁻⁻के टू टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो किसी समय 5 दिन के बाद L5, ये तो BOD 5 जो दी हुई है इसको आप L5 बोलोगे, ठीक है, तो T कितना हो जाएगा आपका 5, KD कितना हो जाएगा आपका, वो आप निकालोगे, ठीक है। एल नॉट बराबर 1 - 10⁻⁻के टी। ठीक है भाई अजय, आ रही बात समझ में? ठीक, एल नॉट 1 - 10⁻⁻के टी। अब एल नॉट क्या हो गया 103.7 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपकी अल्टीमेट बीओडी कहलाती है। ये 5 दिन के बाद की हो गई, तो ये 70.9 आप यहाँ लिखोगे और केडीटी वगैरह आपको सब दिया हुआ होगा। बस यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। दूसरा एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, वो तरीका ये है कि भाई जो 5 दिन की बीओडी है वो अल्टीमेट बीओडी का 68% होती है। ठीक, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 0.68 ही आएगा। ठीक, आई बात समझ में? मतलब कि 70.9 क्या है, अल्टीमेट बीओडी का 68%। तो अल्टीमेट बीओडी कितनी हो जाएगी 70.9/0.68। तो अगर आप 70.9 को, कैलकुलेटर कहाँ है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 70.9 डिवाइडेड बाई 0.68 कितना आता है, 104.26। ठीक है, आ गया। तो ये भी एक तरीका है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी मतलब के अधिक से अधिक कितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेगा। तो भाई सीधी सी बात, ये क्या पूछ रहा है, सीधी सी ये बात पूछ रहा है कि थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बता दो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा पढ़ने की समझने की कोशिश करो इसको। देखो सबसे पहले ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये आपको इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। वैसे तो प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये हम पढ़ते हुए आए। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, यहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो इससे देखो अगर आप इसका वेट निकालते हो, मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम आएगा, इसका कितना आ जाएगा 192 ग्राम। ठीक, अब देखो 180 ग्राम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 192 ग्राम के। तो 300 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये आ जाएगा 192/180 गुना 300, ये हो गया 380। थ्योरेटिकल मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ बीओडी। ठीक है बेटा, इतना आ गया हमें समझ में। ये तो कुछ, चलो ठीक है, बाकी के क्वेश्चन तो हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी हम कल देखते हैं। और कल थोड़ा लंबी क्लास ले लूंगा मैं, मॉर्निंग से। ठीक है अजय, चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। बाय।